बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने शेल्स और सब शेल्स के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? ऑर्बिटल्स एटम्स के गिर्द वो 3 डायमेंशन स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के मैक्सिमम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमने ये देखा था कि शेल्स को सब शेल में डिवाइड किया गया था, स्प्लिट किया गया था। इसी तरह से आगे फर्दर डिवाइड किया गया है सब शेल्स को इनटू ऑर्बिटल्स में। तो हमने ये देखा था कि शेल्स को 4 सब शेल में डिवाइड किया गया था। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, 6, 10 एंड 14 थे। इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। एस जो है वो खुद ऑर्बिटल भी है और सब शेल भी है। पी को 3 फर्दर ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है और डी को 5 में और एफ को 17 में। तो इन सब की रेशियो 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं। अब ऑर्बिटल्स की जो डेफिनेशन ये है कि एरिया अराउंड द एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, के एटम के गिर्द वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के ज़्यादा चांसेस होंगे, मोर देन 95% चांसेस होंगे, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। अब ऑर्बिटल्स के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट एटम। कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होगी न्यूक्लियस के गिर्द, उस अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाने से पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए? शेल्स का, सब शेल्स का और उनकी एनर्जी का। जैसे कि हमने देखा था कि शेल्स की बात की जाए तो हमने ये देखा था कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2s लिखता हूँ, तो 2 किसको जाहिर कर रहा है? n को जाहिर कर रहा है, शेल को जाहिर कर रहा है। और s किसको जाहिर कर रहा है? सब शेल को। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 3s है, तो 2s की एनर्जी कम है, 3s की वैल्यू एनर्जी ज़्यादा है। दूसरा जो है सब शेल की बात की जाए तो इन दोनों में 2s और 2p में 2s की एनर्जी कम है और 2p की ज़्यादा है। हमने देखा था कि p की s की एनर्जी कम है, फिर p की ज़्यादा है, फिर d की एंड फिर f की। तो इसी तरह से 2s की एनर्जी कम है 2p के मुकाबले में। फिर इसके लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए, वो रूल होता है ऑफबर्ग प्रिंसिपल। ऑफबर्ग का मतलब क्या है? कि बिल्डिंग अप, कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर लोअर से हायर में जाएगा। आप बिल्ड अप कर रहे हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे हैं। तो इस बिल्डिंग अप को हम क्या कहते हैं? ऑफबर्ग प्रिंसिपल। तो ऑफबर्ग प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी होगी। पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा, फिर लोअर से हायर एनर्जी शेल या सब शेल में जाएगा जो उसको अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर उसको लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सॉरी शेल या सब शेल अवेलेबल है, तो वो पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर उसके बाद हायर में, और फिर उसके बाद आगे फर्दर इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं वो है एरो रूल। तो इसमें हम एरो लगाते हैं। ठीक है, इसको पहले से लिखा जाता है इस तरह से, फिर एरो लगाते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर 7 शेल है। इस ये जो पहली लाइन है इसका मतलब ये कि ये 1s और 2s 2p ये फर्स्ट शेल को जाहिर कर रहा है, ये सेकंड को, ये थर्ड को, ये पूरी लाइन है फोर्थ को, एंड अप टू 7 तक हम इनको सबको लिखा गया है। तो
अब इनकी जो हमने इनको लिखना है वो इस तरह से कि 1s, ठीक है, एरो इस तरफ आ रही है, फिर आपने दोबारा 2s, फिर दोबारा 2p की तरफ जाना है एंड 3s, फिर दोबारा 3p, फिर 4s। अब यहाँ पर एरो ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब ये कि हमने फिर दोबारा से इधर शुरू करना है, तो ये 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 5s के बाद 4d एंड सो ऑन। तो ये हमने इनको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी नजर आएगी, वो ये है कि 4s और 3d, मैंने अभी ये बात की कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए 3 के मुकाबले में, तो 3d को पहले फिल होना चाहिए 4s के मुकाबले में। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4s पहले फिल हो रहा है 3d से। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि 4s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके दरमियान ऑब्वियसली रिपल्शन होगी, लेकिन वो रिपल्शन मिनिमम होगी। लेकिन अगर 3d में पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो 10 के 10 फिल होते हैं तो वो ज़्यादा रिपल्शन काज करेंगे। तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो अनस्टेबिलिटी काज करेंगे। तो यही रीज़न है कि 3d से पहले 4s में फिलिंग होगी। तो जनरल रूल क्या है कि अगर nd ऑर्बिटल हो, ठीक है, nd का मतलब यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6। तो अगर nd ऑर्बिटल होगा तो इसकी फिलिंग से पहले n+1s ऑर्बिटल फिल होगा। लेट्स सपोज अगर 3d ऑर्बिटल है तो इसके फिल होने से पहले 4s फिल होगा, और इसी तरह से 4d ऑर्बिटल है तो इसके फिल होने से पहले 4s फिल होगा। तो ये जनरल रूल है। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इसको बल्कि लिख लेने थे ताकि तो हम डिफरेंट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो 1s की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर इसी तरह से कार्बन के एटॉमिक नंबर जो 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s में। फिर 2s2, ठीक है, फिर 2p। अब देखें 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 यहाँ पर फिल हो गए, 2 यहाँ पर भी, बाकी 2 बच के तो वो हमने 2p2 में लिख देने हैं। तो 1 फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में ये जिनके साथ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि ये सेकंड शेल में आ रहे हैं। तो सेकंड शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से नाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p। यहाँ पर हमने 2 लिखा था तो 6 की गुंजाइश है, तो हम इसमें 3 भी लिख सकते हैं, तो 2p3 आएगा। फिर ऑक्सीजन में जाते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। हमने उस वक्त तक फिलिंग करती रहनी जब तक इसमें ये फिल ना हो जाए कम्प्लीटली। इसमें 6 फिल हो जाएंगे तो तब हम आगे 4s की तरफ बढ़ेंगे, या 3s की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये 1s2, 2s2 ये कंप्लीट हो गया। फिर 2p6। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 + 6, तो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं 3s में।
3s2, अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3p, 12 में 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसमें 3p5 हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस रूल को यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।